हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोगों को इस समय बीए थर्ड ईयर से और पंचम सेमेस्टर यानी फिफ्थ सेमेस्टर से फर्स्ट पेपर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत मैंने पहला वीडियो तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति पे बनाया था। आज मैं आप लोगों को तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र और उपयोगिता के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में आपने तुलनात्मक राजनीति के कॉन्सेप्ट को समझा, तुलनात्मक राजनीति के अर्थ को समझा, परिभाषाओं को समझा और तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को समझा। तुलनात्मक राजनीति के प्रकृति को समझा कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति कैसी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से अवगत कराऊंगा तथा उपयोगिता से अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र की तरफ से। क्षेत्र से आप लोग समझते क्या है? सबसे पहला प्रश्न यह पैदा होता है कि क्षेत्र से समझते क्या है। व्हाट इज स्कोप? स्कोप का मतलब होता है कि हम इस तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किन किन क्षेत्रों तक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ तक हम इसके दायरा को पहुँचा सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि यह हमारा क्षेत्र है। हमारा क्षेत्र का मतलब कि इस एरिया में या उस एरिया में सभी लोग आपको जानते हैं या अधिकांश लोग आपको जानते हैं। उस क्षेत्र में कोई भी काम अगर पड़ता है तो आप आसानी से किसी का भी कार्य करवा सकते हैं। तो यह क्या होता है? क्षेत्र, कि हमारी पहुंच कहाँ कहाँ तक है। तो इसी तरह से विभिन्न विषयों का भी एक क्षेत्र होता है, विभिन्न सोशल साइंस का भी एक क्षेत्र होता है, चाहे वह इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाजशास्त्र हो। हर सोशल साइंस का अपना एक क्षेत्र होता है कि हम उस विषय के अंतर्गत यानी कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किन किन विषयों का या किन किन बातों का अध्ययन कर सकते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र सीमा को लेकर परंपरावादियों और आधुनिक राजनीतिक विश्लेषकों में काफ़ी मतभेद है। जैसा कि जीन ब्लोंडल का कहना है, जीन ब्लोंडल का कहना है कि यह विवाद मुख्यतः दो बातों को लेकर है। विवाद क्यों हो गया है? जीन ब्लोंडल का कहना है कि यह विवाद मुख्यतः दो बातों को लेकर है। पहला कि तुलनात्मक राजनीति का सीमा क्या होनी चाहिए, सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। सीमा का निर्धारण को लेकर विवाद है। पहला विवाद है कि सीमा का निर्धारण, कि तुलनात्मक राजनीति की सीमा क्या होनी चाहिए। दूसरा, किन मानकों तथा व्यवहारों के पारस्परिक संबंध को उसमें समायोजित किया जाए, यानी कि किन मानकों का निर्धारण किया जाए। मानक का निर्धारण करने के संबंध में है। तो कुछ विद्वानों, जो विभिन्न विद्वान हैं राजनीति शास्त्र के या तुलनात्मक राजनीति के, उनके बीच मतभेद है। मतभेद क्यों है? क्योंकि कुछ परंपरावादी विचारक हैं, कुछ आधुनिक विचारक हैं। तो परंपरावादी और आधुनिक विचारक होने के कारण दोनों में मतभेद है। परंपरावादी चाहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम केवल मूल्यों और संस्थाओं का अध्ययन करें, सरकारों का अध्ययन करें, यानी केवल हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के आधार पर ही अध्ययन करें, यानी कि संस्थागत दृष्टिकोण के आधार पर ही अध्ययन करें। जबकि कुछ ऐसे विचारक होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें केवल संस्थात्मक अध्ययन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें व्यवहारिक अध्ययन भी करना चाहिए। तो जहाँ तक इस सीमा का प्रश्न है, जहाँ तक इस सीमा विवाद का प्रश्न है, तो सभी राजनीति शास्त्री ये मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राष्ट्रीय सरकारों से है। तुलनात्मक राजनीति का संबंध किससे है? राष्ट्रीय सरकारों से है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम राष्ट्रीय सरकारों का अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और इसमें सरकारों की विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसमें सरकारों की विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाता है। परंतु विवाद इस बात पर है कि सरकार की क्रियाओं की व्याख्या किस ढंग से की जाए। इस संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं, यानी कि सरकार की क्रियाओं की व्याख्या किस ढंग से की जाए, इस संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला है कानूनी दृष्टिकोण, या इसको हम कहते हैं लीगलिस्टिक या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, और दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण,
बिहेवियरल अप्रोच। यह है लीगलिस्टिक और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ये दो दृष्टिकोण हैं सीमा क्षेत्र के निर्धारण को लेकर, कानूनी दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण। और विवाद यह भी है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त होगा और कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रासंगिक होगा। यानी कि हम जो तुलनात्मक राजनीति का जो हम अध्ययन करेंगे तो इस अध्ययन के अंतर्गत हमें कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त होगा या कौन सा दृष्टिकोण सबसे सही होगा, कानूनी दृष्टिकोण सही होगा या व्यवहारिक दृष्टिकोण सही होगा, इन सब को लेकर विवाद है, क्षेत्र निर्धारण को लेकर विवाद है। तो कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल संविधान द्वारा स्थापित सरकारी ढांचे का अध्ययन करना चाहिए या विधि संगत संरचनाओं का अध्ययन करना चाहिए या संविधान द्वारा निर्धारित राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए। इन सब का हमें तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। कानूनी दृष्टिकोण क्या कहता है कि जो कानून में वर्णित कर दिया गया है, जो संविधान में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दे दी गई हैं, हमें उन्हीं संरचनाओं का अध्ययन करना चाहिए, उन्हीं संरचनाओं के क्रियाशीलता का अध्ययन करना चाहिए, उन्हीं संरचनाओं के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए और उन्हीं संरचनाओं के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए। हमें इस तुलनात्मक राजनीति में करना चाहिए। और अन्य किसी आधार पर राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना सर्वथा अव्यवहारिक और अनुपयुक्त होगा। यानी कानूनी दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि हमें केवल कानूनी आधार पर ही तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना चाहिए, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना चाहिए, जैसे वहाँ के संविधान का, वहाँ की सरकार का, कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का, न्यायपालिका का, वहाँ के विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का कानूनी आधार पर अध्ययन करना चाहिए, अन्य किसी आधारों पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। यदि अन्य किसी आधारों पर अध्ययन करते हैं तो हमारा अध्ययन तर्कसंगत नहीं होगा, अप्रासंगिक होगा। परंतु कानूनी दृष्टिकोण के आलोचकों का कहना है कि यदि हम राजनीतिक व्यवहार के औपचारिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे, यदि हम राजनीतिक व्यवहार के औपचारिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे तो हम राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकता को भली प्रकार समझ नहीं सकते हैं। यदि हम राजनीतिक व्यवहार के केवल औपचारिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे तो हम राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकता को भली प्रकार समझ नहीं सकते। ऐसी तुलना केवल सतही और दिखावटी होगी। वहीं दूसरा दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल कानूनी व्यवस्था का औपचारिक अध्ययन और तुलना अपर्याप्त है। यानी कि हम व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत या तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत केवल कानूनी पद्धति का अध्ययन करेंगे तो हमारा अध्ययन अपर्याप्त होगा। व्यवहारवादियों का ध्यान इस बात पर है कि राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में किस प्रकार से व्यवहारिक बनती है, राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में किस प्रकार से व्यवहारिक बनती है और राजनीतिक संस्थाओं का वास्तविक व्यवहार क्या रहता है। यानी कि व्यवहारवादी जो है ये पूर्ण रूप से व्यवहारवादी तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं कि राजनीतिक संस्थाएं जो संविधान में वर्णित कर दी गई हैं, वहाँ के कानून में वर्णित कर दी गई हैं, वह वास्तव में किस प्रकार का व्यवहार करती हैं। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के समर्थक तुलनात्मक राजनीति को कानूनी सीमाओं से मुक्त करना चाहते हैं। वह ये चाहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत कानूनी सीमा का बंधन न हो, कानूनी बंधन न हो, बल्कि हम किसी प्रकार से भी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं। व्यवहारवादियों का यह मत है कि तुलनात्मक राजनीति में राष्ट्रीय संस्थाओं तथा गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहारों से संबंधित सभी तथ्यों को एकत्र कर विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में तुलना की जानी चाहिए, जिससे हम राजनीतिक व्यवस्था की गत्यात्मकता को सही अर्थों में पहचान सकें, सही अर्थों में समझ सकें। अर्थात हमें संस्थाओं के साथ साथ मानवीय व्यवहारों का भी अध्ययन करना चाहिए या संस्था के व्यवहारों का भी अध्ययन करना चाहिए। कहने का आशय यह है कि हमें संस्थाओं के व्यवहार का भी अध्ययन करना चाहिए, केवल संस्थाओं का परंपरागत अध्ययन नहीं करना चाहिए, हमें संस्थाओं के व्यवहार का भी अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि जीन ब्लूमेंडेल का कहना है कि आधारभूत रूप से तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकार की संरचना से होना चाहिए। आधारभूत रूप से
तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकार की संरचनाओं से होना चाहिए, पर साथ ही उसका संबंध व्यवहार के स्पष्ट प्रतिमानों और आचरणों से भी इसलिए होना चाहिए क्योंकि वे सरकार की जीवंत संरचना का अभिन्न अंग होता है। तो चूंकि सरकार की जीवंत संरचना का अभिन्न अंग होता है, इसलिए व्यवहार का भी अध्ययन करना चाहिए, राजनीतिक व्यवहारों का भी अध्ययन करना चाहिए। हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विभिन्न विषयों को शामिल कर सकते हैं। विभिन्न विषय ऐसे हैं जिनका अध्ययन हम तुलनात्मक राजनीति में करते हैं। तुलनात्मक राजनीति में करके हम अपने अध्ययन को प्रासंगिक बनाते हैं और अनुसंधान परक बनाते हैं। तो आइए चलते हैं देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए या किन किन बातों का अध्ययन करना चाहिए। पहला है संस्थागत संरचनाओं का अध्ययन। संस्थागत संरचनाओं का व्यापक विवेचन। जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं, जैसे जो औपचारिक संस्थाएं होती हैं, कुछ संस्थाएं कैसी होती हैं, औपचारिक होती हैं और कुछ संस्थाएं अनौपचारिक होती हैं। इन सभी संस्थाओं का हमें अध्ययन करना चाहिए। किसके अंतर्गत? तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत है। औपचारिक संस्थाएं क्या हैं? जैसे वहाँ के संविधान में सरकार के बारे में वर्णन किया गया होता है या सरकार के अंगों की जानकारी दी हुई होती है, सरकार की शक्तियों के बारे में दिया गया होता है, सरकार के दायित्व के बारे में दिया होता है, यानी कि उस देश के ढांचा को संविधान में स्पष्ट किया गया होता है कि उस देश का ढांचा क्या है। यानी कि किसी भी देश का संविधान पढ़ने से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो संविधान के अंतर्गत विभिन्न औपचारिक संस्थाओं को दिया रहता है, जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका इत्यादि जैसी विभिन्न संस्थाओं का उसमें स्पष्ट वर्णन रहता है। तो हमें उन राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन करना चाहिए जो औपचारिक हैं, और साथ ही साथ अनौपचारिक संस्थाओं का भी अध्ययन करना चाहिए जो इसको प्रभावित करते हैं। अब अनौपचारिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज यह अनौपचारिक संस्था है। इसी तरह से प्रेशर ग्रुप हो गया, इसी तरह से प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की सामाजिक संरचनाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संगठन होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रभावित करते रहते हैं, उस संस्थागत संरचनाओं को प्रभावित करते रहते हैं। तो हमें अपने अध्ययन के अंतर्गत हमें तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की संस्थागत संस्थाओं का व्यापक विमोचन करना चाहिए, या इस तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की संस्थागत संरचनाओं का व्यापक विवेचन किया जाता है कि विभिन्न राज्यों की संरचनाएं क्या हैं। जैसे भारत की संरचना क्या है, चीन की क्या है, ब्रिटेन की क्या है, अमेरिका की क्या है, जापान की क्या है, स्विट्जरलैंड की क्या है, फ्रांस की क्या है। विभिन्न देशों के संस्थागत संरचनाओं का हम व्यापक विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं। दूसरा है कार्यात्मक अध्ययन। हम संस्थागत संरचनाओं का अध्ययन तो करते ही हैं, साथ ही साथ संस्थाओं के कार्यों का भी अध्ययन करना चाहिए, यानी कार्यात्मक अध्ययन हमें करना चाहिए। यह उन कार्यों के अध्ययन पर बल देता है जो एक देश के पर्यावरण में राजनीतिक प्रक्रियाओं व उनके वास्तविक संचालनों का निर्माण करते हैं। तो हमें कार्यात्मक अध्ययन करना चाहिए कि विभिन्न देश की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके कौन कौन से कार्य संपादित होते हैं, कौन से वह कार्य करते हैं। इस कार्यात्मक अध्ययन के अंतर्गत हम विभिन्न संस्थाओं को ले सकते हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं को ले सकते हैं, जैसे हित स्वरूपीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचार, नियम निर्माण। ये विभिन्न हैं, यानी कि नियम का निर्माण कैसे होता है। विभिन्न संस्थाएं नियम का निर्माण कैसे करती हैं, यह कानून का निर्माण कैसे करती हैं, विभिन्न हितों का समूहीकरण कैसे होता है, और इसके अलावा सामाजिकरण कैसे होता है, उस देश का सामाजिकरण कैसे होता है, राजनीतिक सामाजिकरण कैसे होता है, नियमों को क्रियान्वित कैसे किया जाता है, और नीति निर्माण के कार्यों का भी अध्ययन इसके अंतर्गत करना चाहिए। तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम विभिन्न संस्थाओं का कार्यात्मक अध्ययन करते हैं।
कि जैसे विधायिका नियम का निर्माण कैसे करती है, वह क्यों नियम का निर्माण करती है, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ या कौन सी ऐसी समस्याएँ हैं जिनके लिए वह नियम का निर्माण करती है, नियमों का कार्यान्वयन कैसे किया जाता है, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा नीतियों को कैसे लागू किया जाता है, विभिन्न हितों का समूहीकरण कैसे होता है, विभिन्न हितों का स्वरूपीकरण कैसे होता है, राजनीतिक संचार कैसे होता है। तो इस तुलनात्मक राजनीति में हम इन सभी बातों का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम विभिन्न संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जैसे कि मतदान व्यवहार का अध्ययन, राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन, नेतृत्व का अध्ययन, नियुक्ति, विशिष्ट व्यवहार, जन राजनीति, ये सब क्या है, तुलनात्मक राजनीति के भाग हैं। जैसे कि मतदान व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं, मतदान व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा यह पता लगाते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जीता है और क्यों जीता है, यानी कि हम विभिन्न फैक्टर का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और कंपैरेटिव स्टडी करने के पश्चात हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो मतदान व्यवहार का अध्ययन करने में हमें तुलनात्मक पद्धति का सहारा लेना होता है। इसी तरह से राजनीतिक सहभागिता का भी अध्ययन कर सकते हैं कि विभिन्न वर्गों की या विभिन्न लोगों की, विभिन्न समूहों की राजनीतिक सहभागिता कितनी होती है, या राजनीति में एंट्री कैसे वह करते हैं, किसकी राजनीतिक सहभागिता है और किसकी नहीं है, यदि किसकी नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे कि वह राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करते हैं। हम नेतृत्व का अध्ययन करते हैं कि किस शासक के नेतृत्व में उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे ग्रोथ होती है, कैसे बलवती होती है या कैसे विकसित होती है। तो हम नेतृत्व का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो उस नेतृत्व का अध्ययन करके हम, क्योंकि जो नेतृत्व करता होता है वह अपने देश को, अपने राष्ट्र को अपने नेतृत्व के बलबूते से मजबूत कर सकता है, सशक्त कर सकता है, अखंड कर सकता है, अखंड राष्ट्र की स्थापना कर सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैजनी और गेरिबाल्डी के द्वारा किया गया था, हिटलर के द्वारा किया गया था, मुसोलिनी के द्वारा किया गया था। उन्होंने पूरे राष्ट्र को एकीकृत कर दिया था, एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय सरकार की उसने स्थापना की थी। यह सब किसके द्वारा हुआ था, नेतृत्व के द्वारा हुआ था। तो हम इसका भी अध्ययन करते हैं कि इटली की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं, जर्मनी की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं, विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं कि उस देश का नेतृत्व कैसा है। इसी तरह से जन राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं कि जनता राजनीति में कितनी हिस्सेदारी करती है, जनता राजनीति में कितनी हिस्सेदारी करती है, यदि जनता राजनीति से उपेक्षित है वह तो वह क्यों है। तो इन सभी बातों का अध्ययन हम इस तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत करते हैं। यानी कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम विभिन्न राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही साथ तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। विभिन्न देश की शासन प्रणालियों की समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करते हैं। जो विभिन्न देशों की शासन प्रणालियां हैं उन विभिन्न देशों में यानी कि जब दो या दो से अधिक देशों की तुलना करते हैं तो हम समानताओं को भी प्राप्त करते हैं और विभिन्नताओं को भी प्राप्त करते हैं। तो इस तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों के बारे में हम समानताओं को ज्ञात कर सकते हैं और असमानताओं को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं भारत और ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि भारत और ब्रिटेन की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वह एक ही ढांचे पर आधारित है। ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है और भारत में भी संसदीय व्यवस्था है। केवल थोड़ा बहुत या मामूली अंतर हमें देखने को मिलता है, तो हम अंतर स्पष्ट करना सीखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करके हम विभिन्न समानताओं और विभिन्नताओं का पता लगा सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, यह विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होती है, विभिन्न प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, उस पॉलिटिकल सिस्टम का हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार की सरकारें होती हैं, लोकतंत्रात्मक सरकारें होती हैं, राजतंत्रात्मक सरकारें होती हैं या कुलीन तंत्रात्मक सरकारें होती हैं, संसदीय सरकार होती है, अध्यक्षीय सरकार होती है, एकात्मक सरकार होती है, संघात्मक सरकार होती है। तो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं का हम अध्ययन इस तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत करते हैं। और व्यवस्था कैसे किस से प्रभावित होती है, किस से व्यवस्था प्रभावित होती है, उन सब बातों का भी अध्ययन हम इस तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन, राजनीतिक पर्यावरण का अध्ययन, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम राजनीतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। क्योंकि जब हम किसी क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ के पर्यावरण का अध्ययन करना चाहिए। हमें वहाँ के पहले एटमॉस्फेयर को देखना होता है, वहाँ की संस्कृति को देखना होता है, वहाँ की सभ्यता को देखना होता है। क्योंकि यह संस्कृति और सभ्यता ही किसी देश की व्यवस्था का निर्माण करती है।
जो हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था और उसी संस्कृति और सभ्यता के आधार पर देश के शासन प्रणाली का निर्माण होता है। तो हमें पहले किसी भी देश की पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखना चाहिए, क्योंकि हम राजनीति के अध्ययन करने में या राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमें कई विषयों का सहारा लेना होता है। जैसे कि वहाँ के मनोविज्ञान का सहारा लेना होता है, वहाँ के समाजशास्त्र का अध्ययन करना होता है, समाजशास्त्र का सहारा लेना होता है, आर्थिक और निजी जाति गतिविधियों को समझना होता है। यानी कि इन विभिन्न फैक्टर को हमें समझना होता है, तब हम जाकर कहीं सटीक परिणाम पर पहुँच सकते हैं। तो उस देश की पर्यावरणीय अध्ययन करके, यानी उस देश के पर्यावरण का अध्ययन करके, जैसे कि पर्यावरण में कौन कौन से समाहित हैं, मनोविज्ञान समाहित है, समाजशास्त्र समाहित है, अर्थशास्त्र समाहित है और निज जातीय विषय समाहित हैं। तो इन विभिन्न अवधारणाओं को हम समझ सकते हैं, विभिन्न अवधारणाओं को समझ सकते हैं। जैसे कि विभिन्न देशों में निज जातीय संघर्ष क्यों होते हैं, सांप्रदायिक संघर्ष क्यों होते हैं, और दलबंदियाँ क्यों होती हैं। तो इन सभी व्यवस्था को समझ सकते हैं और राजनीतिक संस्कृति को समझ सकते हैं, राजनीतिक समाजीकरण को समझ सकते हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण को समझ सकते हैं। इन सब बातों को हम इस पर्यावरण के अंतर्गत, इस राजनीतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति में ऐसे ऐसे विषय शामिल हैं जो अराजनीतिक होते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ऐसे ऐसे विषय शामिल होते हैं जो अराजनीतिक होते हैं, जो राजनीतिक नहीं होते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, ये सब क्या है, ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन राजनीति का अध्ययन करने के लिए हमें इनका भी सहारा लेना होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, संरचनाओं के कार्यों का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वहाँ पे लोगों का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, लोगों के मनोभाव कैसे हैं और विभिन्न प्रणालियों की, शासन व्यवस्थाओं की समानताओं और विभिन्नताओं का भी अध्ययन कर सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं और राजनीतिक पर्यावरण का भी अध्ययन हम करते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत यह विभिन्न क्षेत्र शामिल होते हैं, परंतु तुलनात्मक राजनीति को किसी भी अध्ययन क्षेत्र की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। हम तुलनात्मक राजनीति की कोई एक विशेष सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति एक गत्यात्मक विषय है। तुलनात्मक राजनीति क्या है? यह एक गत्यात्मक विषय है। यह एक गत्यात्मक विषय है, परिवर्तनशील विषय है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से किस पर आधारित है? मनुष्यों पर आधारित है, मानवों पर आधारित है। यानी कि यह मानवों से संबंधित है। तो मनुष्य जैसे जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे जैसे व्यवहार की प्रकृति बदलती रहती है, वैसे वैसे तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र को हम किसी सीमा में बांध नहीं सकते हैं। आइए अब देखते हैं तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता या महत्व। आइए अब समझते हैं तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता को या महत्व को। तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता क्या है? हम क्यों तुलनात्मक राजनीति को पढ़ते हैं, या हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्यों करें, इसकी क्या प्रासंगिकता है, या हम क्यों इसको उपयोगी समझते हैं? तो इसके कई कारण हैं तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता के। पहली उपयोगिता यह है कि यह तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक होता है। राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक होता है। हम तुलनात्मक राजनीति के द्वारा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं राजनीतिक व्यवहार को समझ सकते हैं। जब तक हम पूरे विश्व का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम राष्ट्रीय स्वरूपों को नहीं समझ सकते हैं, राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझ सकते हैं और राजनीतिक व्यवहारों को नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि हम भारत और अमेरिका की तुलना करें, हमें यहाँ तुलना करनी पड़ेगी, तभी हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझ पाएंगे और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को समझ पाएंगे। हमें मतदान व्यवहार की तुलना करनी पड़ेगी, तभी हम भारत के राजनीति को समझ पाएंगे और अमेरिका की राजनीति को समझ पाएंगे। तो जब तक दो से अधिक देशों की तुलना नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित नहीं होगी। और विभिन्न समाजों में जो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवहार में विभिन्नता पाई जाती है, उन राजनीतिक व्यवहारों के विभिन्नताओं को भी समझ सकते हैं। जैसे देखते हैं कि हमारा देश कई समाजों में बटा हुआ है, कई वर्गों में बटा हुआ है, कई धर्मों में बटा हुआ है। तो हम विभिन्न धर्मों की, विभिन्न जातियों की, विभिन्न वर्गों का तो आपस में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तब हम जाकर समझ पाते हैं उनके स्वरूपों को, उनके संरचनाओं को, उनकी संस्कृतियों को हम तभी समझ पाते हैं।
और जो समाज में विभिन्न प्रकार की जटिलताएं होती हैं, तो जटिलताओं को समझने के लिए भी हमें किसी दूसरे चीज़ से उनका कंपैरिजन करना आवश्यक होता है। तो कंपैरेटिव स्टडी के अंतर्गत हम समाज के विभिन्न जटिलताओं को समझ सकते हैं, समाज के संस्कृति को समझ सकते हैं और समाज के द्वारा किए गए राजनीतिक व्यवहार के भिन्नता को समझ सकते हैं। हम यह देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति या ये जो जनता होती है, वह एक चुनाव में किसी दूसरे, यही जनता एक चुनाव में किसी दूसरे कैंडिडेट को जिताती है, फिर दोबारा अगर चुनाव किया जाता है और तो वह किसी दूसरे कैंडिडेट को जिता देती है, किसी दूसरे कैंडिडेट को जिता देती है। तो हम यह स्टडी करेंगे ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि पिछले में तो यह नेता पिछले चुनाव में तो यह नेता लोकप्रिय था, पॉपुलर था और जनता ने इस नेता को पसंद किया है, और ऐसा क्या हो गया कि अब यह दूसरे नेता को जनता पसंद करने लगी है। तो हम इन विभिन्न फैक्टर को, विभिन्न कारकों का हमें अध्ययन करना पड़ता है, इनके नेताओं की कार्यशैली का अध्ययन करना पड़ता है, नेताओं की राजनीति का अध्ययन करना पड़ता है, यानी कि राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करना पड़ता है। तो हम ये सब तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवहार को समझ सकते हैं। दूसरा है अध्ययन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। जब तक हम किसी विषय का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने अध्ययन को वैज्ञानिक नहीं बना सकते हैं, तर्क संगत नहीं बना सकते हैं, अनुसंधान परक नहीं बना सकते हैं। जैसा कि पीटर एच मर्कल का कहना है, पीटर एच मर्कल का कहना है कि तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही राजनीति शास्त्र विज्ञान की श्रेणी में आ सका है, और संभवतः इसीलिए अरस्तु के बाद से आज तक के प्रतिष्ठित और श्रेष्ठतम विचारक राजनीति के तुलनात्मक विश्लेषण में रुचि लेते हैं। क्योंकि अरस्तु, जिसको कि हम राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं, तो वह पॉलिटिक्स ग्रंथ लिखा, किस आधार पर लिखा है, तुलनात्मक आधार पर लिखा है। इसी तरह से मॉन्टेस्क्यू ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं वो तुलनात्मक आधार पर दिए हैं। तो तुलनात्मक आधार पर ही हम किसी भी विषय को वैज्ञानिक बना सकते हैं, वैज्ञानिक आधार बना सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी दो देशों के दो संविधान की तुलना करते हैं तो हम उनके गुण और दोषों को देखते हैं, गुण और दोषों को परखते हैं, और गुण और दोषों को परख कर हम एक अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। यदि इस प्रकार की शासन प्रणाली हो तो राजनीतिक व्यवस्था में किसी प्रकार की कमियां नहीं हो सकती हैं। तो इस तरह से अरस्तु ने भी विभिन्न देश के संविधानों का अध्ययन करके, जैसे कि उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पॉलिटी सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। और हम देख सकते हैं कि व्यवहारिक धरातल पर यदि पॉलिटी को लागू कर दिया जाए तो यह सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, यानी कि लोकतंत्र, यानी कि मध्य लोकतंत्र, जिसको ये मध्य वर्ग तंत्र कहता है, कि एक ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें कि अमीरों के भी गुण हों और निर्धनों के गुण हों। तो ऐसे लोकतंत्र अस्थायी हो सकते हैं, शाश्वत हो सकते हैं और व्यवहारिक हो सकते हैं। इसी तरह से मैकियावेली ने राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करके, विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करके, यानी कि इटली में जितने भी प्रांत होते हैं, जितने भी प्रदेश होते हैं, सारे प्रदेशों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि इटली में एक राष्ट्रीय सरकार की ज़रूरत है, एक निरंकुश सरकार की ज़रूरत है, जो पूरे इटली का एकीकरण कर सके और यहाँ की जनता को ठीक कर सके। तो इस तरह से हम विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके अपने विषय को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। तीसरा है समस्याओं का निराकरण, विभिन्न राजनीतिक समस्याओं का निराकरण। हम विभिन्न राजनीतिक समस्याओं का निराकरण कैसे करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही करते हैं। विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था का तुलना करके हम शासन की सफलता व असफलता को जान सकते हैं। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके हम उस राजनीतिक व्यवस्था की सफलता और असफलता को जान सकते हैं। और इसके साथ ही साथ शासन की विभिन्न समस्याओं को समझ सकते हैं। जब तक हम विभिन्न शासन प्रणालियों का, विभिन्न काल के कार्यकाल का, विभिन्न शासन के कार्यकाल का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं। हम अगर कांग्रेस की सरकार को ले लें और वर्तमान में 2014 से जो बीजेपी की सरकार चल रही है या एनडीए की सरकार चल रही है, दोनों को ले लें, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम कुछ निष्कर्ष पर पहुँच पाते हैं, विभिन्न समस्याओं को समझ सकते हैं। इस तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम देश, राज्य, स्थानीय या विश्व स्तर की विभिन्न समस्याओं को समझ सकते हैं। जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि अमेरिका में रंग भेद की समस्या है, तो रंग भेद की समस्या क्यों है, ये तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम समझ सकते हैं।
पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता क्यों है? जैसा कि हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर 1947 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर, यानी कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा होता है। मुस्लिमों के नेता कौन होते हैं? जिन्ना होते हैं। और इस तरह से मुस्लिम ने 1940 में द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। इसी द्विराष्ट्र के सिद्धांत को आधार मानते हुए वह पृथक पाकिस्तान की मांग करने लगे। तो 1947 में धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि 1971 तक आते आते जिसका विभाजन या जिसकी स्थापना धर्म के आधार पे हुआ था, पाकिस्तान की स्थापना किसके आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पे हुआ था। फिर भी धर्म के आधार पर रहते हुए वह स्वयं को संगठित नहीं कर पाया, यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पे वह पाकिस्तान स्वयं को संगठित नहीं कर पाया। पाकिस्तान भी 1971 में दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक जो पूर्वी पाकिस्तान होता है और जो पश्चिमी पाकिस्तान होता है। तो पूर्वी पाकिस्तान जो हो गया वो 1971 में क्रांति कर देता है, अपने ही धर्म के लोगों के खिलाफ, अपने ही नेताओं के खिलाफ क्रांति कर देता है और स्वतंत्र बांग्लादेश की स्थापना होती है। 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश की स्थापना होती है। तो हम विभिन्न शासन व्यवस्थाओं को पढ़कर अध्ययन करके यह समझ सकते हैं कि विभिन्न शासन व्यवस्थाओं की स्थिति क्या है, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता का कारण क्या है। जैसे हम पाकिस्तान का देख सकते हैं, पाकिस्तान का अध्ययन कर सकते हैं। नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ और वर्तमान में जो अभी जल्द में इमरान खान जो वहाँ के शासक थे। इसी तरह से इनका हम देख सकते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद भी पाकिस्तान में अशांति क्यों छाई हुई है, वहाँ काल क्यों छाया हुआ है, वहाँ की जनता भूखों क्यों मर रही हैं, वहाँ की नीतियाँ कैसी है। इन सब समस्याओं को हम राजनीति के द्वारा समझ सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा समझ सकते हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि भारत में सांप्रदायिकतावाद, जातिवाद और वोट की राजनीतिक समस्या क्या है, यानी कि सांप्रदायिकतावाद की समस्या क्या है, जाति की समस्या क्या है, वोट की राजनीति की समस्या क्या है, वोट की राजनीति कैसे प्रभावित होती है और क्यों लोग प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, इन सब का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो रूस की शासन प्रणाली का अध्ययन कर सकते हैं, यूक्रेन की शासन प्रणाली का अध्ययन करते हैं। दोनों शासन प्रणालियों का अध्ययन करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि युद्ध होने का कारण क्या है, क्योंकि जो यूक्रेन है वह कभी रूस का ही अंग था। जो यूक्रेन है वह कभी रूस का ही अंग था। आज रूस और यूक्रेन आपस में क्यों लड़ रहे हैं, तो दोनों शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसी तरह से तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम विभिन्न शासन प्रणालियों की तुलना कर सकते हैं। विभिन्न शासन प्रणालियों का तुलना करने के पश्चात हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और यह निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सी शासन प्रणाली सबसे अच्छी है और कौन सी शासन प्रणाली किस देश के लिए उपयुक्त होती है, कौन सी शासन प्रणाली किस देश के लिए अनुपयुक्त होती है। तो हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो देश में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी हम देख सकते हैं। किसके द्वारा? तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा देख सकते हैं। नियमों का निरूपण और सिद्धांतों का निर्माण। नियमों का निरूपण और सिद्धांतों का निर्माण तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ही किसी अध्ययन शास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण और नियमों का निरूपण किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम किसी भी शास्त्र में, किसी भी विज्ञान में, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, चाहे राजनीति हो, कोई भी विषय हो, तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम नियमों का निरूपण करते हैं और सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। जैसे राजनीतिक सिद्धांत की दो श्रेणियां हैं, एक आदर्शी सिद्धांत, एक आनुभविक सिद्धांत। एक आदर्शी सिद्धांत, आदर्शी सिद्धांत और दूसरा अनुभविक सिद्धांत। अनुभविक सिद्धांत, आदर्शी और अनुभविक। आदर्शी और अनुभविक दोनों सिद्धांत हैं। जैसे प्लेटो ने आदर्शात्मक पद्धति के द्वारा या आदर्शवादी पद्धति को अपनाकर, आदर्शवादी पद्धति अपनाकर वह एक आदर्श राज्य का निर्माण करता है और आदर्श राज्य के लिए एक आदर्श शासक की खोज करता है। इसी तरह से हम अनुभविक सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि
जैसे कि अरस्तु ने किया था। उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके अपने अनुभव के आधार पर यह सिद्ध किया कि पोलिटी सबसे अच्छी शासन प्रणाली। इसके अलावा विभिन्न विद्वानों ने अनुभविक पद्धति का प्रयोग किया है। तो तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के नियम का निर्माण करते हैं। हम दो संस्थाओं की तुलना कर सकते हैं, दो संस्थाओं की तुलना करने के पश्चात हम नियम बना सकते हैं, विभिन्न सिद्धांत बना सकते हैं। हम तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। हम घर बैठे ही विभिन्न देशों का संविधान पढ़कर यह ज्ञात कर लेते हैं कि किस देश का संविधान सबसे अच्छा है, किस देश की शासन प्रणाली कैसी है, भारत की शासन प्रणाली कैसी है, ब्रिटेन की, अमेरिका की, विभिन्न देशों की संविधानों का अध्ययन करके हम विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का ज्ञान अर्जित करते हैं। सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज, हम विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं की तुलना करके, विभिन्न देशों की राजनीति की तुलना करके हम यह खोज करते हैं कि सर्वोत्तम राजनीतिक प्रणाली कौन है, यानी कि वह ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि जिससे कि एक आदर्श राज्य की स्थापना किया जा सकता है, या आदर्श राज्य की स्थापना किया जा सकता है, सभी लोगों को सुखी रखा जा सकता है, सभी लोगों को स्वस्थ रखा जा सकता है, एक उत्तम राजनीति का निर्माण किया जा सकता है। तो हम विभिन्न देश की शासन प्रणालियों का अध्ययन करके, विभिन्न देश की राजनीति का अध्ययन करके सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज कर सकते हैं। राजनीति का व्यापक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम राजनीति का व्यापक अध्ययन करते हैं, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन केवल संस्थाओं का ही अध्ययन नहीं होता है, वहाँ के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन होता है, या मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन होता है, मनुष्य के गतिविधियों का अध्ययन होता है, मनुष्य के मानवीय प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है, विभिन्न संरचनात्मक अध्ययन किया जाता है, संस्थात्मक अध्ययन किया जाता है। तो संस्थाओं और मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करके हम राजनीति का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि विश्व की राजनीति का हमें अध्ययन करना होगा तो हमें कई देशों को, यूरोप की कंट्री का अध्ययन करना होगा, एशिया की कंट्री का, एशिया और अफ्रीका की कंट्री का अध्ययन करना होगा। विभिन्न कंट्री का अध्ययन करके हम राजनीति को एक व्यापक विषय बना सकते हैं, व्यापक विषय बना सकते हैं, और बनाया जाता है। राजनीति एक व्यापक विषय है ही। तो इस तरह से तुलनात्मक राजनीति हमारे जीवन के लिए, हमारे अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी है। जब तक हम विभिन्न वस्तुओं की तुलना करना नहीं सीखते हैं, या विभिन्न वस्तुओं की तुलना का ज्ञान हमारे अंदर नहीं होता है, तब तक हम अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित के बारे में हमें अनुभव नहीं होता है, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम विषय को सुसंगत बनाने के लिए, वैज्ञानिक बनाने के लिए, व्यवहार परक बनाने के लिए, अनुसंधान परक बनाने के लिए, और एक उत्तम निष्कर्ष निकालने के लिए हमें तुलनात्मक अध्ययन का सहारा लेना होता है। क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही हम तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही हम सही निष्कर्ष की तलाश कर सकते हैं, सही शासन प्रणाली की तलाश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र और उपयोगिता या महत्व के बारे में अवगत कराया। इस वीडियो के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट आपका समाप्त होता है। अब मैं सेकंड यूनिट शुरू करूंगा। सेकंड यूनिट में पहला टॉपिक होगा पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र की अवधारणा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पूंजीवाद के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।